I'm recording, we are doing important distinctions which are often asked in exam. Okay, so the first distinction is accrual basis of accounting and cash basis of accounting. ये first distinction है. accrual में क्या होता है, देखो यदि मेरा 12 months का पीरियड है, यदि मेरा 12 months का पीरियड है, तो इट इज इमटेरियल कि मैंने पैसा दिया या नहीं. जैसे किसी की सैलरी मैंने 11 months की दी, एक महीने की दी नहीं और साल क्लोज हो गया, वो एक महीने की सैलरी मैं उसको नेक्स्ट ईयर में दूंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में दूंगी, फिर भी बुक्स में कितने महीने की सैलरी लिखूंगी, 12 months की ही लिखूंगी. सो accrual basis of accounting में क्या होता है, under this there may be prepaid or outstanding expenses and accrued or unaccrued income in balance sheet. बहुत बहुत important point है children. Even if see 11th के लिए तो है ही, 12th में आ सकता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में वापस इसका शक्ल देखना पड़ेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया तो पक्का आएगा. ठीक है, so it is important for 11-12 competitive exams. This theory is very very important. ध्यान से सुनो. तो accrual में हम क्या करते हैं, prepaid या outstanding expenses and accrued या unaccrued income, ये जो है बैलेंस शीट में दिखाई जाती है. लेकिन कैश बेसिस पे हम ये 12 months का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते. यदि हमने पे करना है तो हमने पे किया तो पैसा निकला तो माइनस कर देंगे, पैसा आया तो हम ऐड कर देंगे. Under this there is no prepaid outstanding expenses or accrued or unaccrued income. This is one point. ठीक है, एक आप ये पॉइंट कर लो, उसके बाद रीड कर लेना. देखो पॉज करके वीडियो रीड कर लेना. मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको क्या क्या रखना है. जिसे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज्ड है. कंपनीज एक्ट 2013 भी बोलता है कि इसके हिसाब से बुक्स रखे जाएं, जबकि कैश बेसिस रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है. दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. अभी कोई किसी को ट्रिकी पेपर डालना हुआ, तो ट्रिकी पेपर डालना हुआ तो वो पूछ सकता है रिलेटिवली हायर इनकम किस साइड में होगी, जब आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखोगे तब होगी या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखोगे तब होगी. तो सुनो, income statement will show a relatively lower income on the accrual basis of accounting, whereas on cash basis of accounting income statement will show higher income. देखो हायर इनकम दिखाएगा ही ना. यदि कोई इनकम मुझे नहीं मिली है तब तक मैं लिखूंगी ही नहीं. तो जब तक लिखूंगी ही नहीं तभी फिर वो इनकम मानी कैसे जाएगी. तो इतना सा बात याद रखो कि इनकम स्टेटमेंट लो इनकम दिखाता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, और कैश बेसिस में हायर इनकम दिखाता है. ओके, इनकम. मुझे एक डाउट है. हाँ, तो मैं सपोज कोई सैलरी है और हम लोग अक्रूवल बेस फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा 12 months का, मतलब सपोज 1 month का देना बाकी रह गया, 12 months का पूरा पे कर देंगे. पर अगर कैश बेसिस में पे किया तो सिर्फ 11 months का पे. हाँ, मैं अक्रूवल तो हायर होगा ना उसका इनकम. मैं इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. देखो, सिर्फ सैलरी तुम्हारा एक्सपेंस है, राइट, लेकिन बेटा सामने इनकम सेल्स से भी तो होगी ना. तो यदि जब तक मुझे वो सेल्स का पैसा नहीं मिलेगा, सुनना हाँ अवंती ध्यान से, जब तक सेल्स का पैसा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं उसको सेल्स मानूंगी ही नहीं. देखो अक्रूवल बेसिस में तो मैं क्या करती हूँ कि है ना, सेल्स हुई, क्रेडिट सेल्स को भी तो हम एंट्री करते ही है ना. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की भी मैंने एंट्री की, कैश सेल की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लेकिन जब अक्रूवल बेसिस है तो इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली लो इनकम, क्योंकि मैं है ना कैसे सारे के सारे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड मैं अकाउंट कर जाऊंगी. सेल्स जो है, सेल्स मेरी हुई है, मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं अकाउंट करूंगी, राइट, बट सामने सामने परचेसेस भी हैं, तो मेरी इनकम से ज्यादा मेरे सारे एक्सपेंस खड़े हो जाएंगे सामने सामने मेरी इनकम को लेस करने के लिए. क्योंकि हमारी आदत क्या होती है जनरली, डू यू नो, प्रैक्टिकल लाइफ में 80% ऑफ द बिजनेस रन्स ऑन क्रेडिट. कैश का बिजनेस नहीं होता है. मोर देन 80% इज उधार का बिजनेस. सामान पहले देना पड़ता है और बाद में पैसा मिलता है. तो यदि मैं ना अक्रूवल बेसिस
बेसिस पे जाऊंगी तो मेरे सारे एक्सपेंसेस मेरे को लिखने ही पड़ेंगे, भले ही मैंने उसका पैसा दिया नहीं दिया, तो अपने आप ही मेरी लो इनकम दिखाई जाएगी। और कैश बेसिस में तो मैं एक्सपेंसेस लिखूंगी नहीं, जब तक मैंने कैश पेमेंट नहीं किया, तो मेरी इनकम कैसी होगी, हायर होगी। अवंती समझा क्या? हाँ तो हाँ मिस अगर तो हाँ अगर बोलो तो ना। अगर अरे पूछो ना यार। आई थिंक उसका माइक में प्रॉब्लम है। अभी सुनो यार, आई कैन गारंटी ये एग्जाम में आएगा। गारंटी वर्ड समझ रहे हो? कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। हाँ मिस हाँ हाँ पूछो। अभी आवाज आ रहा है मेरा। हाँ हाँ तो मिस मोहित आया। अप्रूवल का मतलब वो हुआ ना कि पैसा भी नहीं दिया और कुछ नहीं हुआ, फिर भी रिपोर्ट उसमें रिकॉर्ड होगा। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अगर पैसा दिया, ट्रांजैक्शन हुआ तो ही रिकॉर्ड होगा। एग्जैक्टली और ज्यादातर खर्चे तो हमारे क्रेडिट के ही होते हैं, तो यदि मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगी तो मेरे तो है ना मजे है यार, हायर फायर प्रॉफिट दिखेगा फिर तो। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मिस बट कौन सा कब नहीं, कौन सा लॉ सपोर्ट करता है? लॉ हमेशा सपोर्ट करता है अक्रूवल नहीं मिस, कैश बेसिस। कौन सा हम लोग फॉलो करते हैं? हम अक्रूवल ही फॉलो करते हैं, हम कैश बेसिस फॉलो नहीं करते। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऐसे आता है कि है ना, आपको वो लोग कैश बेसिस पे देते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है डबल एंट्री पे। ओके, वो आप सीखोगे एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जिसको बेसिक क्लियर है ना, उसको मजा आता है वो सब करने में। अभी देखो नेक्स्ट जो मैं उठा रही हूँ बेटा, ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से सुनो, बाद में पढ़ना। जो भी फिक्स एसेट्स पे आप खर्चा करते हो ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, ये जो एसेट है जो कि आप बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदते हो, उनको यूज करने के इंटेंशन से खरीदते हो। ठीक है, कि इससे मेरा बिजनेस चलाने में मुझे आसानी रहेगी। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टू अक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट। कोई एसेट खरीदना, उसको अक्वायर करना, उसके लिए जो खर्चा है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो डे टू डे खर्चा करते हैं, जैसे कि रेंट पे कर दिया, स्टेशनरी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेज, रिफ्रेशमेंट, डेप्रिसिएशन, हाँ ये सब, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि आपकी टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। तो देखो एग्जाम में जब डिफरेंस आएगा तो क्या करोगे? सिर्फ इतना सा लिख देना बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन, मेंटेन कीवर्ड है, व्हाट? प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तुमने यदि एग्जाम्पल भी दे दिया, ये दो एग्जाम्पल है, हो गया। और बहुत अच्छा आंसर बनाना है, अक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ एन इंड्योरिंग नेचर। जिसको सुपर डुपर मार्क्स चाहिए लिखो इधर कि है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको कैसा बेनिफिट देता है? बेनिफिट ऑफ एन इंड्योरिंग नेचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1 साल से ज्यादा का कोई बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट रेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो मैं बार बार भरती हूँ, हर महीना भरती हूँ, तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। चिल्ड्रन, आई एम रिपीटिंग बिकॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अक्वायर एसेट या अक्वायर एसेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है। हाँ पूछो, जिग्नेश ने पूछा, बोलो बेटा। मिस अभी जैसे मशीनरी हमारा एसेट है, हाँ। तो रिपेयर्स ऑन मशीनरी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ रिपेयर करते हो तो आप अपने मशीन को सिर्फ मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ बिकॉज यू ऑल आर इन गुड कॉलेजेस, गुड स्कूल्स, so they can, you know, twist and turn and ask.
सुनो मेरी बात। नया गाड़ी खरीदा, ठीक है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या रेवेन्यू? जवाब दो। कैपिटल। गाड़ी में नंबर प्लेट का 1000 रुपए लगाया, नंबर प्लेट लगाते ना आगे गाड़ी पे, नंबर प्लेट, उसका 1000 रुपए लगाया, नंबर प्लेट खरीदा, कैपिटल की रेवेन्यू? जवाब दो। कैपिटल। रेवेन्यू। सुनो बेटा, कैपिटल है। क्यों? नंबर प्लेट बार बार हर साल चेंज करने वाले हो? एक ही बार का खर्चा है ना नंबर प्लेट का, जब तक गाड़ी रहेगी नंबर प्लेट भी रहेगी, अनटिल अनलेस टूट गई बात अलग है, वो हम एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, लेकिन वन टाइम खर्चा है। बिफोर, देखो एक और तरीका बताती हूँ, बिफोर योर एसेट इज पुट टू यूज, क्या कीवर्ड है? बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, जो भी खर्चा आपने कर दिया उसको कैपिटल है वो, और आफ्टर इट इज पुट टू यूज सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रखने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस रेवेन्यू। नंबर प्लेट हर साल चेंज करते किसको देखा तुमने? नहीं ना, तो रेवेन्यू नहीं होगा, कैपिटल होगा। अच्छा और सुनो, मिस हाँ बोलो। मिस वेजेस फॉर फर्नीचर या मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा फिर, क्योंकि यूज करने से पहले लगाया तो। एक मिनट, वेजेस फॉर मशीनरी। रुको, वेजेस फॉर मशीनरी कुछ नहीं होता। हाँ ये जरूर होता है, मैं इसी पे आ रही थी, सुनो। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कान खोलो अपने। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कई मशीन बहुत बड़ी होती है चिल्ड्रन, मतलब वो बहुत बड़ी होती है, उनको शिप में डाला जाता है, टुकड़े अलग अलग पार्ट्स में, फिर वो पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, ठीक है ना, वो पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, उसके लिए एक इंजीनियर आता है जो वापस से वो टुकड़ों को सही से जोड़ देगा, फिर उसके बाद है ना ऐसे वेजेस देते हैं हम लोगों को कि चलो वो हेल्प करे वो पार्ट्स को ज्वाइन करने में। जब तक तुम उस मशीन को इंस्टॉल नहीं कर दो अपनी जगह पे, फैक्ट्री में इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, उससे पहले तुमने वेजेस, ऐसे तो वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, बार बार हर महीने ही वेजेस देना है, लेकिन वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बिफोर इट इज पुट टू यूज, कौन सा एक्सपेंडिचर है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो वेजेस दी थी असेंबल करने के लिए, अपनी जगह लगाने के लिए। और सुनो एक मिनट, wages for installation of machinery is capital expenditure. Salary given to technician for assembling a machinery at the factory premises is also capital expenditure. ऐसे तो सैलरी जो हर महीने देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना, पर मशीन बिफोर इट इज पुट टू यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे जवाब दो कि एक है ना, तुम ओनर हो इसके सिनेमा हॉल के, ठीक है, मूवी के थिएटर हॉल के, ठीक है, तुम्हारे ना वहाँ के चेयर्स फट गए, हर महीने ही फटते हैं थोड़े बहुत, तो हल्का रिपेयर लगता है और वो फिर चेयर्स ठीक हो जाते हैं, कौन सा खर्चा है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू खर्चा है। अच्छा, मैंने है ना चेयर्स को बोला कि नहीं यार, अभी मुझे वो रिक्लाइनिंग सीट होती है ना, आराम से ऐसे लेटने का, कुछ चेयर्स को उसमें टर्न कर दो, और एक्सपेंसिव कि वो मेरा मतलब एकदम थिएटर का लुक ही चेंज हो जाए, और सारे रेड कवर वेलवेट वाले शीट्स लगा दो चेयर्स के ऊपर, कौन सा खर्चा है? कैपिटल। क्यों कैपिटल है? तुमने कोई नया चेयर तो अक्वायर किया नहीं, सिर्फ जो चेयर है उसी को अच्छा किया है, सिर्फ कैपिटल कैसे हुआ ये? ऐसे हुआ। सुनो वो चेयर को निकाल के रिक्लाइनिंग वाला नहीं मिस उसको बार बार नहीं करेंगे, वन टाइम। मैंने वो चेयर्स को सबको रिक्लाइनिंग नहीं किया, मैंने क्या किया, पीछे वाले सीट्स को रिक्लाइनिंग कर दिया, और जो है ना बाकी के सीट्स है ना उनपे रेड वाला सुंदर वाला कि उनका अपीयरेंस चेंज हो जाए, नया वेलवेट लगवा दिया है। अब भी बताओ ना कैपिटल की रेवेन्यू? मिस कैपिटल ही होगा ना, क्योंकि हम ये बार बार नहीं करेंगे, वन टाइम है हमारा, लॉन्ग लास्टिंग। वेरी गुड, वन टाइम है। अच्छा मैं तुमको एक ट्रिक देती हूँ, अक्वायर तो ये तुमको बताया ही इसने, तो अक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस अ न्यू एसेट, ठीक है, अक्वायर तो उसने बताया ही है, अक्वायर या फिर उसकी कैपेसिटी इंप्रूव कर देना चिल्ड्रन, उस एसेट की कैपेसिटी को यदि आप बढ़ा देते हो तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मुझे बताना, तुम्हारे मशीन में 8 हॉर्स पावर वॉट की एक मोटर लगी थी,
उसको निकलवाया, 12 हॉर्स पावर वॉट की मोटर लगा दी, कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल। कैपिटल। ओके ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू। 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 ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं एक बैटल, हम लीगल बैटल, मेरी कंपनी लड़ रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है? वो केस जो था ना, लीगल बैटल का, उसके लिए ना मुझे ये रखना पड़ा। और ऐसे केसेस तो मैं मतलब मेरे पे होते ही रहते हैं और मेरे को लड़ने ही पड़ते हैं, ऑन एंड ऑफ मेरी कंपनी पे होते ही रहते हैं। मैंने लीगल फीस दी लॉयर को, कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू में कभी लीगल फीस पढ़ा तुमने? लीगल फीस जर्नल एंट्री में पढ़ा? लीगल फीस करके भी एक होता है कुछ, ऑडिट फीस करके भी होता है। यदि तुमने जर्नल एंट्री के वीडियोस याद करो, ऑडिट फीस करके भी होता है। मिस लीगल चार्जेस होता है। हाँ, लीगल चार्जेस में लीगल फीस भी आता है, ओके ना? तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मिक्स मैच मत करना। पेट्रोल डलाने का खर्चा हर महीने ही डलाना पड़ता है यार, रेवेन्यू का। आई थिंक बहुत एग्जाम्पल दिए, अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखोगे तो गलती नहीं करोगे। हाँ बोलो बेटा बोलो। मिस अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस या पेड इन एडवांस, वो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस या पेड इन एडवांस, तो वो भी तो है ना, रेवेन्यू नेचर की होगी ना, हर साल ही पे करोगे ना, राइट? ठीक है, तो है ना, एग्जाम्पल देखो, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये कैपिटल है। रेवेन्यू में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस हर साल कराना पड़ता है, तो ये रेवेन्यू है। जो कि है ना कैपिटल होता है, वो एसेट में ऐड हो जाता है। जो आपका रेवेन्यू होता है वो आप P&L में डेबिट कर देते हो एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है? या तो ये दर्शन हो जाएंगे एग्जाम में, या तो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट होगा ही। मैंने इस वीडियो को वापस देखना है आप लोगों को, और उसके बाद आपको कीवर्ड्स लर्न करना, सिंपल है ये। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। हाँ बोलो बेटा। मिस पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या होगा? समझो मैंने घर के लिए EMI कराई, तो वो इंस्टॉलमेंट्स में मैं हर महीने दूंगा, लेकिन मैंने घर के लिए करवाया है। हाँ तो घर, मैं घर परचेज घर है कर ना, हाँ। और मुद्दा घर है, और घर के लिए तू इंस्टॉलमेंट बन रहा है, तो घर तो तेरा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो तेरा कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। बस तूने कुछ नहीं आंसर किया। चलो लेकिन मिस ये तो ड्राइंग्स का पार्ट हो गया ना। वो घर मतलब, इसका मतलब था ऑफिस से रिलेटेड कोई एसेट, इसने घर बोल दिया, ठीक है? कोई भी मैं एसेट अक्वायर करने के लिए EMI दे रही हूँ मेरे बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू। ओके, नाउ लिसन टू मी। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, मतलब अभी पैसा मिल रहा है। कैपिटल रिसीट, देखो रेवेन्यू रिसीट मुझे कहाँ से मिलेगा? मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो काम करती हूँ उसको करने से मुझे रेवेन्यू रिसीट मिलता है। यानी कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं सेल्स हमेशा करती हूँ, सेल्स किया, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ब्रोकरेज, जो भी मेरे रेगुलर टर्म्स पे है, तो मेरे सेल्स सबसे अच्छा एग्जांपल है रेवेन्यू रिसीट का। कैपिटल रिसीट का एग्जांपल क्या है चिल्ड्रन? कैपिटल receipts refer to those receipts which are not revenue in nature. For example, मेरा एक लैंड एंड बिल्डिंग है, मैंने वो बेचा 1 करोड़ में, 1 करोड़ रुपए मिले मुझे। वो जो रुपए मिले मुझे 1 करोड़, हर साल थोड़ी ना बेचती बैठूंगी मैं कि ये लो पकड़ो मेरा ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच रही हूँ मैं। तो वो जो कैपिटल एसेट्स बेचने से मुझे जो पैसा मिला है ना, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। They are credited to respective account of capital nature. इसका मतलब क्या है कि जब वो सामान वो बिक जाएंगे तो वो एसेट में से लेस हो जाएंगे और पैसे में ऐड हो जाएंगे। हाँ पूछो जिग्नेश। जो फर्स्ट पॉइंट है ना कैपिटल रिसीट्स का, उसमें विच आर नॉट रिकरिंग नेचर आएगा ना। कैपिटल रिसीट्स रिफर टू दोज रिसीट्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, and revenue या रिकरिंग, those receipts which arise in normal course of business. में वो रेवेन्यू क्यों लिखा? रिकरिंग होगा ना, विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। नॉट
रेवेन्यू इन नेचर की बजाय नॉट रिकरिंग इन नेचर, करेक्ट। नॉट रेवेन्यू इन नेचर मतलब रेवेन्यू मतलब ये कोई अच्छा डेफिनेशन नहीं है। तो जो नॉट रिकरिंग, इनफैक्ट इसको करेक्ट कर लो, नॉट रिकरिंग, बार बार नहीं होते, नॉट रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। अभी मुझे एक डाउट है। हाँ ठीक है, बोलो बेटा। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर्स बेचती हूँ और मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, तो मैं अगर वो बेचा तो इट इज कैपिटल। करेक्ट। एंड अगर मैं एक्चुअली एक डीलर हूँ, मैं एवरीडे बेसिस पे लैंड एंड बिल्डिंग बेच रही हूँ, हाँ, तो तभी रेवेन्यू होगा। तभी रेवेन्यू होगा। वेरी गुड, बाय बाय। आई वाज जस्ट कमिंग टू दिस पॉइंट, आपने पहले ही बोल दिया। आई वाज जस्ट कमिंग कि जो चीज आपको गुड्स है, जो चीज आपके लिए इन्वेंट्री है या स्टॉक है जिसमें आप डील करते हो, यदि आप है ना बिल्डर हो, लैंड एंड बिल्डिंग फ्लैट बेचना आपको काम है, तो यदि फ्लैट बेचना तुम्हारा काम है, ऑफिस से शॉप बेचना तुम्हारा काम है, तो वो चीज तो तुम्हारे लिए स्टॉक हो गई ना। तो फ्लैट बेचना खरीदना तुम्हारे लिए रेवेन्यू होगा। लेकिन मेरा जैसा इंसान जिसका काम क्या है, मेरा तो सीए का काम है, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, मेरा सीए का काम है। मैंने यदि कोई ऑफिस खरीदा या बेचा तो वो मेरे लिए कैपिटल नेचर है। लेकिन अवंती ने खरीदा या बेचा, अरे उसका तो काम है रोज का फ्लैट खरीदना बेचना, उसके लिए रेवेन्यू है। समझ में आया? Yes, हाँ yes. मैम। Okay. Sale of land and building by a person other than a dealer in real estate. इसीलिए इसने अदर देन अ डीलर बोला ना। तो ये तो अभी तुमको पता है। देखो, कैपिटल रिसीट का एक और एग्जाम्पल जो वो एग्जाम में पूछते हैं, रेजिंग ऑफ लोन बाय अ पर्सन अदर देन वन एंगेज्ड इन बेसिस ऑफ फाइनेंस या बैंकिंग। तुमने लोन से पैसा लिया। लोन क्या रोज लेते हो यार? नहीं ना, लोन तो लेना पड़ा, बिजनेस की नीड हो गई। तो वो लोन लेने से जो पैसा आया वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट। जो एसेट बेचने से पैसा आया वो भी क्या है? कैपिटल रिसीट। जबकि रेवेन्यू रिसीट क्या है? जैसे है ना, अच्छा एक और बात है, तुमने सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज में डील करते ना शेयर्स और सिक्योरिटीज, तो शेयर बेचे तुमने और तुम कोई डीलर नहीं हो स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब शेयर्स तुम्हारा स्टॉक नहीं है, तुमने बेचे शेयर और तुमको पैसा मिला। जो शेयर तुम्हारी कंपनी के नाम पे खरीदे हुए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो तुमने बेचे, पैसा मिला, तो वो कैपिटल रिसीट होगा। लेकिन यदि कोई डीलर है जो सेल करता है, सेल और परचेज करता है सिक्योरिटी की, वो बेचेगा और उसको पैसा मिलेगा, तो उसके लिए रेवेन्यू रिसीट है। समझ में आया? यस मिस। हाँ मिस। हाँ, समझ आया। बेटा आई प्रॉमिस, लाइफ में ये कोई ना कोई पेपर में तुम देखोगे जरूर, इतना इम्पोर्टेंट है, इसको ना मस्ती में मत लेना। पिछले साल देखा था। हाँ हाँ, आईजीएसटी में भी था। करेक्ट करेक्ट। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पहले बताओ ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, किसी को कोई आइडिया ये क्या होता है? हाँ मिस। बताओ। मिस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बट उनका जो लाइफ टाइम रहता है, जो बेनिफिट देता है, इट इज मोर देन 1 ईयर। मतलब नेचर तो उसका रेवेन्यू ही है। जैसे कि मान लो एडवर्ट, एक सच में रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। कोको कोला ने एक कैंपेन किया था कि है ना, इतना भारी कैंपेन था वो कि तुम टीवी खोलो तो वहां कोको कोला का एड, तुम बाहर जाओ तो वहां, तुम इंटरनेट पे देख रहे हो तो वहां, मतलब फिल तुम्हारा माइंड, एक नॉर्मल आदमी का माइंड कैन नॉट एस्केप। इतना खर्चा करके कोको कोला ने पूरा कैंपेनिंग किया था, ठीक है। अभी कोको कोला का ये आइडिया था कि है ना, ये कैंपेनिंग का असर लोगों के दिमाग पर 5 साल तक रहेगा। 1 साल, देखो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है तो 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, वापस से नया करना पड़ता है। 5 साल तक वो उन लोगों के दिमाग में रचा बसा रहेगा उसका असर, ठीक है ना। तो नेचर क्या? रेवेन्यू, किस हेड के अंदर? एडवर्टाइजमेंट के अंदर। लेकिन डिफर्ड कैसे हो गया? मैं बोलती हूँ उन्होंने $5 करोड़, फॉर एग्जाम्पल $5 करोड़ उन्होंने खर्चा किया और बोला 5 इयर्स तक लोगों का असर रहेगा। तो मैंने खर्चा भले 5 करोड़ का मेरे जेब से निकल गया 5 करोड़ पैसा, लेकिन इस साल तो मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
पे जो डेबिट करूंगी दैट इज एक्सपेंस जो बनाऊंगी वो सिर्फ 1 करोड़ है, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 5, और जो बचा हुआ 4 करोड़ है ना उसको क्या बताऊंगी मैं, मेरा एसेट है, मैंने खर्चा किया लेकिन उसका फायदा मुझे मिलता रहेगा। सो देखो इधर, पेमेंट हैज बीन मेड और लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बट which is carried towards on the presumption that it will be of benefit over a subsequent period of periods। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मुझे बेनिफिट देगा 5 साल का। एक्सपेंडिचर दैट इज फॉर द टाइम बीइंग डिफर्ड फ्रॉम बीइंग चार्ज टू इनकम। अभी इनकम पूरा का पूरा इनकम मतलब मैं चार्ज नहीं कर सकती उसको, मेरे P&L में डेबिट नहीं कर सकती उसको। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, होता तो रेवेन्यू नेचर का ही है, या तो पेमेंट इनकर कर दिया या लायबिलिटी इनकर कर चुकी हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा ओवर देन अ ईयर। तो ऐसे खर्चे को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बाय फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का तुम लोग को बताया था, यहाँ अच्छा इसने भी एडवर्टाइजमेंट ही लिखा है, बट इट्स मैचिंग विद रेवेन्यू में बी डिफर्ड कंसिडरिंग द बेनिफिट बी अक्रूड इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, लंबे समय तक तुमको बेनिफिट मिलेगा उसका, मोर देन 1 ईयर। तुम यहाँ पर बाद में वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेना, ठीक है, तो तुमको वो एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, मतलब एक और अच्छा केस स्टडी टाइप मिल जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। वैसे कौन से नोट्स या बुक से पढ़ा रहे हो आप? मैं एक थ्योरी की बुक है, ऑल इंडिया लेवल की बुक है थ्योरी की, दैट इज वहां से आप कहीं का भी क्वेश्चन लो, थ्योरी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ओके, उससे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब आपको ये सब बुक्स नहीं खरीदनी है, मेरे पास है, सिर्फ मैं उसमें से इम्पोर्टेंट कंटेंट निकाल के आपको दे दूंगी कि एग्जाम में आता है। इनफैक्ट आप देखेंगे जो पेपर होता है उसमें स्टार्टिंग का जो होता है ना पार्ट, वो ओनली 1 वर्ड आंसर, देन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दो, ये सब कर दो, तो वो आएगा। और आप आराम से ये क्वेश्चन अभी आप एग्जाम दोगे ना, आप देखना आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो बहुत आ रहा है एग्जाम में। चलो, कंटीजेंट लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी, सुना कभी नाम कंटीजेंट लायबिलिटी? यस मिस। हाँ, क्या होता है? मिस कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा, आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। शाबाश। कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी व्हिच विल, तुमको पता ही नहीं, इट विल अराइज और नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। इट विल डिपेंड ऑन happening or non-happening of an uncertain future event। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट इंडिया में ये न्यूज़पेपर्स में था हर जगह। यदि केस हार गया, चलो मैं ऐसे बोलती हूँ, XYZ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेबी पाउडर, उस पे किसी ने केस लगाया, उसका बेबी पाउडर कॉजेस कैंसर, ठीक है। अब यदि वो हार गई तो उसको करोड़ों का देना पड़ेगा क्लेम, और यदि वो जीत गई तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो उसका क्लेम देना एक लायबिलिटी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, मतलब केस हारना या जीतना, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। अदर लायबिलिटीज, दीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो एंटरप्राइज को देना ही पड़ता है, ठीक है ना, पे करना ही पड़ता है। लायबिलिटीज का एग्जाम्पल तुम लोग को सबको पता है, जैसे कि लोन लिया है तुमने, वो तुमको देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल पेएबल लायबिलिटी है, ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना लायबिलिटी है, ठीक है। मैंने मेजरली सब बोल दिया, डिबेंचर्स वो बाद में बोलूंगी। चलो, डिस्क्लोजर लिखते कैसे है लायबिलिटी को, इट इज डिस्क्लोज बाय वे ऑफ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अदर लायबिलिटीज को आप कैसे लिखते हैं, these are disclosed on the liability side of balance sheet, ठीक है। liability side of balance sheet में डालते हैं, यहाँ पे तुम डाल रहे हो क्या बैलेंस शीट में? नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ एक फुट नोट बैलेंस शीट की टोटल के नीचे फुट नोट बना के लिखते हैं। हाँ बोलो।
फुटनोट मतलब एडजस्टमेंट होता है क्या? नो नो, मैं पूछ रहा वही हूँ। बोली ना, बैलेंस शीट का टोटल कर दिया आपने, उसके नीचे एक नोट के नाम पे लिख दिया बस, हमारी कंपनी के ऊपर ये केस चल रहा है और यदि लायबिलिटी अराइज हुई तो इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे क्या पता मिस देते हैं या नहीं। हाँ मिस जब वो मैटर सॉर्ट आउट होगा उसके बाद वो बैलेंस शीट में जा सकता है। यस, जब मुझे सर्टेन हो जाएगा ना कि मुझे पे ही करना है तब वो बैलेंस शीट में जाएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल अभी सिर्फ रीड कर लेना कि ये एग्जाम्पल है कंटीजेंट लायबिलिटी का और अदर लायबिलिटी का। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बार बताओ प्रोविजन का मतलब क्या होता है? इतना प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट सुना है? कनिका प्रोविजन क्या होता हाँ है? मिस। वो कनिका कनिका अगर हम लोग को अगर पता है कि वो लूज होने वाले पैसे हम लोग को नहीं मिलने वाले तो पहले से ही निकाल देते हैं उसको अलग से। जैसे एग्जाम्पल देना। जैसे अभी कोई क्रेडिटर हम लोग को अभी पैसे शायद नहीं देने वाला है तो उसका क्रेडिटर को तुम वो पैसे बैड देते डेट हो होने भाई। वाला है। अरे 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 अरे, क्रेडिटर को तुम पैसे देते हो, डेटर से तुम पैसे लेते हो। सॉरी, डेटर डेटर। हाँ, कोई डेटर तुमको पास्ट एक्सपीरियंस की पता है कि 100 रुपए का सामान बेचते हो तो 5 तो डूबता ही है ना, 5 वो लोग वापस लेते नहीं, तो उसका प्रोविजन बनाओगे। जैसे कि प्रोविजन का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है ना, तो ये प्रोविजन मैं बनाती हूँ। प्रोविजन किसका बनता है? प्रेजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन आज की लायबिलिटी है। अनसर्टेन अमाउंट, अमाउंट पता है क्या कि इतना पैसा डूबेगा? अरे नहीं, अमाउंट कैसे बता सकती हूँ, वो नहीं बता सकती। तो अनसर्टेन अमाउंट से वो पैसा डूबेगा, पता नहीं कितना डूबेगा, बता नहीं सकती कि 1 करोड़ के डेटर है तो उसमें से 20 लाख डूबेगा, 5 लाख डूबेगा, पता नहीं है। बट पता है कि डूबेगा, कितना नहीं पता मुझे। विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सस्टेनेबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन करके मैं प्रोविजन बना सकती हूँ। अमाउंट इसका अनसर्टन होता है, प्रेजेंट लायबिलिटी होती है। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? a obligation which may or may not arise, भाई may or may not arise on depending on the happening or non happening of a certain event। यदि मैं केस हारी जो 10 साल चलने वाला है शायद, तो मुझे शायद पैसा देना पड़े, कितना देना पड़ेगा वो भी पता नहीं, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। लिखोगे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं मिस। प्रोविजन को लिखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी में? हाँ मिस। प्रोविजन का अमाउंट एग्जैक्टली बता सकते हो कितने का बनाओगे? नो मिस। अनसर्टेन अमाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट में तो आ जाता है ना प्रेजेंट लायबिलिटी से, ये बात ध्यान रखना। ये अलग से 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, मीनिंग ऑफ प्रोविजन, मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, डिफरेंस में भी पूछ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं। कि देखो मैं बताती हूँ ऐसे, इट इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी व्हिच इज अनसर्टेन नोन एज डैश मेड ऑन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो आंसर प्रोविजन। हर तरीके से घुमा के आ सकता है, ठीक है। अभी इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, हाँ रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी, अरे पता ही नहीं यार केस का हारा जीता क्या, कुछ नहीं पता, तो इसके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। ठीक है, इतना भी किया बहुत हुआ, चलिए इतना तो करो। बस डाउट है, क्या हुआ? फिर प्रोविजन और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है? अरे अरे आने तो दो उससे, आने दो वो भी करेंगे, हाँ करेंगे, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ चलो एक और एग्जाम में आता है, the 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are dash dash and dash। किसी को याद है? इसमें तो 2 याद है। बोलना। मिस एक तो गोइंग ऑन कंसर्न और एक था एक्यूरल कंसर्न। और कंसिस्टेंसी। देखो मीटिंग एंड होगी बच्चों, तो 5 मिनट का ब्रेक लेना, पानी वानी पीना, फिर वापस आ जाना। ठीक है, सुनो
फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। याद कर लो, पूछते हैं वो पेपर में। अकाउंटिंग पॉलिसी कोई सिंगल पॉलिसी नहीं है, सर्कमस्टेंस के हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है। मैं क्या डिस्क्लोज करूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मैं ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को लिखती हूँ? नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है, सबको फॉलो करना ही है। जबकि अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड कि तुम कौन सी पॉलिसी यूज करो। फॉर एग्जांपल, एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हो कि स्ट्रेट लाइन, क्या होता है वो बाद में बताऊंगी। इसमें डिस्क्लोजर आपको नहीं करना है। जबकि पॉलिसी में यदि आप चेंज करते हो पॉलिसी, WDV से स्ट्रेट लाइन आए, स्ट्रेट लाइन से WDV, डिस्क्लोज करना पड़ता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। देयर इज नो चॉइस कि मैं नहीं फॉलो करूं तो चलेगा। जबकि द फर्म हैज अ चॉइस टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। मैं पॉलिसीज को पूरा डिटेल में लूंगी कि ये पॉलिसीज होती है, ये अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशन 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल। ओके, 1 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है। प्लीज कम बैक इन 5 आफ्टर 5 minutes ब्रेक।